क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके भाई बहनों का चेहरा अलग क्यों है आपसे, जबकि आपके माता पिता तो एक ही हैं? फिर ऐसा क्यों हो जाता है? जानते हैं, हमारे शरीर में हमारे गैमेट सेल्स जैसे स्पर्म और एग, उनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपको आपके भाई बहनों से थोड़ा अलग बना देती हैं। उस क्रिया को मायोसिस कहते हैं। हिंदी में इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। हमारे शरीर के जो बाकी सेल्स हैं, जैसे लिवर की सेल्स, किडनी के सेल्स या स्किन की सेल्स, जब ये सब विभाजित होती हैं तो दोनों ही सेल्स बिल्कुल एक जैसे बनती हैं। यानी विभाजित हुई डॉटर सेल बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल, जिसे डिप्लॉयड सेल कहते हैं। लेकिन जब हमारे गैमेट सेल बनते हैं स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होकर, तो उनमें विभाजन के बाद बने डॉटर सेल हैप्लॉयड होते हैं। मतलब उसमें क्रोमोसोम का विभाजन होकर 4 अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है। और इसमें जो विभाजित क्रोमोसोम है, इसमें बहुत सारा मिक्सिंग भी हो जाता है। चलिए आपको ढंग से समझाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, मायोसिस में सेल का विभाजन 2 राउंड में होता है। मायोसिस 1 और मायोसिस 2 दोनों ही राउंड में 4-4 भाग होते हैं और अंत में 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनती है। देखिए, मायोसिस की प्रक्रिया हम मनुष्यों में औरतों के ओवरीज और मर्दों के टेस्टिकल्स में होता है। इसमें भी ठीक वैसी ही प्रक्रिया होती है जैसे बाकी के सोमैटिक सेल्स में होता है। सेल साइकिल का इंटरफेज होता है, G1 फेज आता है, S फेज होता है, G2 फेज, ये सब होता है, जिसमें सेल खुद को पोषण करके बड़ा करती है। S फेज में डीएनए खुद को रेप्लिकेट करके डीएनए का कंटेंट डबल कर लेता है और इसी फेज में ही स्टेम सेल में मौजूद सेंट्रियोल्स भी अपनी संख्या 1 से 2 कर लेते हैं, डुप्लीकेट होकर। देखिए, मायोसिस के पहले राउंड में माइटोसिस की तरह ही 4 फेज होते हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसमें क्या होता है, हमारे ओवरीज और टेस्टिकल्स में मौजूद स्टेम सेल्स प्रोफेज में अपने डीएनए को कंडेंस करके एक क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। ये स्टेम सेल डिप्लॉयड होता है, मतलब इस सेल में हमारे माता और पिता दोनों के डीएनए का कंटेंट मौजूद होता है। दोनों डीएनए कंटेंट जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो इन दोनों में एक बहुत ही खास प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि नॉर्मल सेल में नहीं होती है हमारे बॉडी के अंदर। देखिए, क्या होता है कि हमारे सेल में जो डिप्लॉयड डीएनए मौजूद है हमारे माता और पिता दोनों का, जब वो क्रोमोसोम बन जाते हैं तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक साथ अलाइन होकर, बिल्कुल एक के पीछे एक अरेंज होकर एक संरचना बना लेते हैं, जिसे टेट्रेट कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशल घटना घट रही होती है हमारे गैमेट सेल के अंदर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर जीन्स को कैरी किए रहते हैं, लेकिन ये जीन्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, क्योंकि एक माता पक्ष से होता है और एक पिता पक्ष से। साइड बाय साइड पेयर होने के बाद एक बहुत ही स्पेशल इवेंट घटित होता है। होता यह है कि इसी क्रोमोसोम के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन का आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। मतलब पीछे वाले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा आगे वाले पोर्शन में आ जाता है और आगे वाले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ऐसा होने से अब क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी पैदा हो जाती है। फिर प्रोफेज 1 के बाद दूसरा फेज चालू होता है, मेटाफेज 1 का। लेकिन एक छोटा सा फेज और आता है इन दोनों फेजेस के बीच में, प्रो मेटाफेज 1। हमारे शरीर के साधारण सेल जिनमें माइटोसिस होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम के दोनों एंड पर काइनेटोकोर स्पिंडल अटैच हो जाते हैं। लेकिन चूंकि मायोसिस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े रहते हैं, इसीलिए दोनों में से एक एक के ऊपर एक एक काइनेटोकोर स्पिंडल आकर जुड़ जाते हैं, बिल्कुल दोनों क्रोमोसोम के बीच में। ये दूसरा महत्वपूर्ण इवेंट है जो मायोसिस को माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंट करता है। फिर मेटाफेज 1 में क्या होता है, यही क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल लाइन पर आकर अरेंज हो जाते हैं। फिर आता है तीसरा फेज, एनाफेज 1, जिसमें क्या होता है कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और इसी फेज में अब साइटोप्लाज्म भी अलग होने लगता है, क्लीवेज फरो रिंग का निर्माण होने लगता है और अंत में टीलोफेज 1 आता है, जो कि मायोसिस 1 का सबसे आखिरी भाग होता है। इसमें अलग हुए क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, बाकी ऑर्गेनेल का निर्माण भी हो जाता है और साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। क्लीवेज फरो टूटकर आपस में 2 नए सेल का निर्माण कर लेते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाता है। और कुछ इस तरीके से मायोसिस 1 का राउंड पूरा घटित हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है 2 डिप्लॉयड सेल जो कि एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसके बाद मायोसिस 2 का राउंड शुरू हो जाता है, क्योंकि मायोसिस का एंड प्रोडक्ट तो 4 हैप्लॉयड सेल होंगे, इसीलिए फर्दर प्रोसेस होना जरूरी होता है। इस मायोसिस 2 में भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मायोसिस 2 का राउंड होने से पहले इसमें भी सेंट्रियोल्स अब डुप्लीकेट होकर 2 बन जाते हैं और फिर प्रोफेज 2 का फेज चालू होता है। इसमें क्या होता है, डीकंडेंस हुआ क्रोमोसोम दोबारा से कंडेंस होकर क्रोमोसोम के रूप में बनना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। फिर मेटाफेज 2 शुरू होने से पहले ही प्रो मेटाफेज 2 आता है, जहां पर हर कंडेंस
क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर एक स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाता है दोनों पोल की ओर से। फिर मेटाफेज 2 आता है जहां पर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एक मेटाफेज प्लेट पर आकर अलाइन हो जाते हैं। फिर आता है एनाफेज 2 जहां पर काइनेटोकोर से अटैच हुए स्पिंडल दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींचकर एक दूसरे से अलग कर देते हैं और क्रोमैटिड्स अब अपने अपने पोल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और लास्ट में आता है टीलोफेज जहां पर अलग हुए क्रोमैटिड्स अब डीकंडेंस होकर डीएनए क्रोमैटिन का रूप बना लेते हैं। इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है और साइटोकाइनेसिस के थ्रू दो अलग अलग सेल का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यहाँ दो सेल्स के साथ मायोसिस 2 का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए एंड प्रोडक्ट के रूप में टोटल 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है जो हमारे स्पर्म या एग होते हैं। यही 2 हैप्लॉइड सेल्स जब आपस में मिलते हैं तब एक बेबी का निर्माण होता है। अब चूंकि ये हैप्लॉइड सेल्स जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं, इसीलिए रैंडमली फर्टिलाइज एग या स्पर्म अलग अलग टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। इसीलिए कभी भी 2 भाई बहन आपस में कभी मिलते जुलते नहीं हैं। दोनों में कुछ न कुछ अलग तो जरूर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे।